एकांकी, जिसका नाम रीढ़ की हड्डी है, आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जिसके पास लड़की वालों की तरफ से राम स्वरूप, उनकी बीवी प्रेमा, उनकी बेटी उमा और उनका नौकर रत्न है। लड़के वालों की तरफ से गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। रामस्वरूप का चरित्र कुछ ऐसा है कि वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा पिता बनने का प्रमाण दे रहे हैं और उसके विपरीत अपनी बेटी से अनपढ़ होने का ढोंग करवाकर समाज को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। गोपाल प्रसाद का चरित्र कुछ ऐसा है कि वह एक लालची, चतुर और चालाक किस्म का इंसान है और दकियानूसी और पुराने ख्यालों का है, जो ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहता। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की तरफ चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अरे इधर इधर, बस बस बस, यहीं पे रख दे। बिछा दो साहब। और क्या करेगा भाई, बिछा दो साहब। हंसता क्या है? अब एक काम कर, मालकिन के कमरे से दरी और चादर ले आ, जो कल धोबी से आए हैं। जी साहब। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं, एक झाड़ू से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदूमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से ही जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। रामस्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। अरे सुनो, तुम्हें क्या धोती की जरूरत पड़ गई? अभी तो बदल कर आए थे, फिर दोबारा सारी धोती पहन लोगे क्या? लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? हाँ, यही तो कह रहा था रतन। क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या, उल्लू कहीं का? सुन, अब एक काम कर, उमा के कमरे से हारमोनियम और सितार ले आ जल्दी। जी बाबूजी। लेकिन तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। मुंह फुलाए? अरे जाके समझाओ उसे, तुम माँ किस बात की हो? मेरे बस के बाहर है तुम्हारी बेटी। तुम ही नहीं उसे पढ़ा लिखा कर सिर चढ़ा रखा है। मैंने तो पहले ही कहा था, इंटर पास करा देते हैं, बस बहुत था। अरे बस बस, अभी से सब कुछ उगल दोगी क्या? और लड़के वालों के सामने जरा भी जिक्र मत करना कि हमारी उमा पढ़ी लिखी है। अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी, तुम मुझे मेरा काम बता दो। तुम जाके एक काम करो, उमा को तैयार करो और नाश्ता तैयार है कि नहीं ये भी देख लेना। नाश्ता तो तैयार है पर मक्खन नहीं है। रुको, मैं रतन को भेजता हूँ। रतन, ए रतन। जी बाबूजी। अब एक काम कर, जल्दी से बाजार से मक्खन ले आ। जी बाबूजी। सुनो, वैसे वो कितने लोग हैं? एक बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। और प्रेमा, उमा से कह देना जरा करीने से आए। वो लोग थोड़ा दकियानुशी ख्याल के हैं, खुद तो पढ़ा लिखा वकील है और लड़की चाहिए कम पढ़ी लिखी। और लड़का? लड़का बीएससी के बाद लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। रतन जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी बाबूजी, बाबूजी,
अबे तू अभी तक गया नहीं? बाबूजी वो लोग आ गए। चल चल ठीक है, तू जा जल्दी से मक्खन ले आ। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और पितृति महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खींच निपोड़ने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। नमस्कार नमस्कार राम स्वरूप जी। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए, इधर तशरीफ लाइए। और मकान ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और बाबू शंकर, कितने दिन की छुट्टी आए हो? जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। और राम स्वरूप जी, बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? बिजनेस बिजनेस पहले नाश्ता कर लेते हैं। माफ कीजिए जरा, मैं अभी आया। अरे इतनी तकलीफ क्यों ले रहे हैं? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात, ये तो हमारी खुशकिस्मत है जो आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए। आदमी तो अच्छा है, मकान भी ठीक लग रहा है। कैसे हो? तुम जरा सीधे होके बैठो, झुक क्यों रखे हो? आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? अरे नहीं नहीं, आधा दूध आधी चाय दे दीजिए और चीनी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा। ठीक ठीक। और जन्म पत्री तो मिला ही नहीं होंगे आपने? जी जन्म पत्री का मिलना क्या मुश्किल है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिए, खुद ब खुद मिल जाएंगी। हाँ यह तो ठीक ही कहा आपने। और मेरे कानों में जो भनक पड़ी है वो तो गलत ही होगी ना? क्या? कौन सी भनक? अरे यही पढ़ाई लिखाई के बारे में। हम तो साफ कह दे रहे हैं, हमें तो बस हद से हद मैट्रिक पास लड़की ही चाहिए। जी नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ ये पढ़ाई लिखाई तो मर्दों की तालीम है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जरा लड़की को भी बुला लीजिए। जी उमा, बेटा उमा, आ जाओ, साथ में पान की तश्तरी भी लेते आना। आओ बेटा, बैठो बैठो। जाओ बेटा, वहां बैठ जाओ गाजे बाजे के पास। वाह बेटा, कुछ गाना बनाना भी सीखा है क्या? जी हाँ, सितार और हारमोनियम बजा लेती है। उमा जरा एक आध गीत गा के सुना दो। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई गाना शुरू करती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तालिंदा आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की छेपती सी आंखों में मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। क्या हुआ बेटा, गीत पूरा करो। अरे नहीं नहीं, लड़की तो आपका अच्छी गाती है। और कोई पेंटिंग वगैरह भी बनाना सीखी है? जी हाँ, हमारे घर में जो सारी तस्वीरें हैं ये सब उमा ने ही बनाई है। अच्छा, और सिलाई वगैरह भी सीखी है क्या? जी सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है। अच्छा ठीक है, और कोई इनाम वगैरह? उमा बेटा जवाब दो। जी इनाम तो इसने। अरे राम स्वरूप जी, जरा इसे भी तो बोलने दीजिए। उमा जरा जवाब दो। क्या जवाब दूं बाबूजी?
जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। उमा, ये क्या कह रही हो तुम? रामस्वरूप जी, क्या आपने हमारे यहाँ इज्जत उतारने के लिए बुलाया है? जी हाँ, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से ताक झाक कर रहे हैं। और अपने जरा इन साहबजादे से पूछिए कि पिछले फरवरी लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, ना कि आपके पुत्र की तरह ताक जाकर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन जरा इनसे पूछिए ये नौकरानी के पैरों पर कर कैसे भागे थे। बस हो चुका रामस्वरूप जी, लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, हम जा रहे हैं। आपने हमारे साथ दगा किया है। आपने कहा तुम्हारी बेटी सिर्फ मैट्रिक पास है और उसने बीए कर रखा है। अरे नहीं नहीं, रुकिए रुकिए। जी हाँ, जाइए, जरूर चली जाइए, पर घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासा पर। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। उमा, उमा रो रही है। क्या? यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। बाबूजी, बाबूजी, मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। रीढ़ की हड्डी एकांकी के जरिए लेखक ने ये संदेश दिया है, लड़की को उसके गुणों के आधार पर सम्मान देना चाहिए। मान सम्मान ही इंसान को समाज में गर्व से खड़ा रखता है। समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता को दूर करना चाहिए। स्त्री पुरुष समानता के पक्षधर होना चाहिए। लड़कियों के विवाह में आने वाले समस्याओं को समाज के सामने लाना चाहिए। इस एकांकी में उमा जैसी लड़की को समाज के लिए यही व्यक्तित्व बताया गया है। वह निडर और साहसी है। वह अपने माता पिता का सम्मान रखती है, लेकिन गोपाल प्रसाद जी और उनके बेटे शंकर को उनकी कमियों का एहसास कराती है। धन्यवाद।